हेलो ओग्रू एस्पिरेंट्स, माय नेम इज महेश कुमार और आज हम अपनी क्लास लेकर आए हैं। देखिए, आज मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा जो हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, वो बच्चा क्लास 3 के लिए एप्लीकेबल अप्लाई कर रहा है, 4 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, सब के लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंस है। देखिए, सबसे पहली बात मैं पेरेंट्स के पढ़ाने से स्टार्ट करूंगा। पेरेंट्स को अपने बच्चे की एजुकेशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, बुक्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चे की एजुकेशन में, वो किसी भी क्लास का हो, 1 का हो या 2 का हो। ठीक है, जैसे स्टेट बोर्ड की क्लास जो बुक्स होती हैं वो थोड़ा इजी लेवल की होती हैं, वो ज्यादा हाई लेवल की नहीं होती। सीबीएसई की थोड़ा उससे ज्यादा हाई लेवल की होती हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो हाई लेवल जो तक कंसिडर किया जाता है दैट इज आईसीएसई लेवल। तो मैं पहले पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को आईसीएसई बुक की जो स्कूल है, इफ पॉसिबल, जो आईसीएसई बुक स्कूल है, आईसीएसई स्कूल बोर्ड का स्कूल जो है उसमें अगर एडमिशन कराए बच्चे का, दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल। ठीक है, अगर आईसीएसई बोर्ड का स्कूल है तो। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आईसीएसई बोर्ड थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है, आईसीएसई बोर्ड थोड़ा कॉस्टली होता है, तो पेरेंट्स अपने बच्चे को उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई में भी दाखिल करा सकते हैं। अगर सीबीएसई भी थोड़ा कॉस्टली लग रहा है, स्टेट बोर्ड में भी एडमिट करा दीजिए, कोई इशू नहीं है। स्कूल का मैटर नहीं है, मैटर है सिर्फ बुक्स का। मैटर किसका है? सिर्फ बुक्स का मैटर है। तो आपका बच्चा स्टेट बोर्ड स्कूल में है या सीबीएसई स्कूल में है, बट आप अपने बच्चे को उन बुक्स के साथ साथ आईसीएसई की बुक्स जरूर पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए आईसीएसई की बुक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन बुक्स का लेवल अच्छा होता है। इन्हीं बुक्स के लेवल से जो आपके ओग्रू स्कूल हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल लक्षाई हो गया, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इन सब के एग्जाम वहां से ज्यादा कैच किए जाते हैं क्योंकि इनका लेवल हाई होता है। राइट, अब कई पेरेंट्स का होता है कि सर बुक्स तो चलो स्कूल से मिल जाती हैं, ये आईसीएसई स्कूल की बुक्स हम कहाँ से लें? तो इसका सबसे ज्यादा जो आपको बेनिफिट देता है वो देता है ऑनलाइन बुक्स। राइट, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। ठीक है, आप वहां पर लिखेंगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ्स की बुक चाहिए क्लास 3 लेवल की, तो आप लिखेंगे मैथ्स क्लास 3 आईसीएसई बोर्ड बुक, सिर्फ इतना डाल दीजिए, उसके अंदर आ जाती है। कोई भी एक बुक सेलेक्ट कर लो जो आईसीएसई लेवल की हो, उसके ऊपर लिखा होगा आईसीएसई, आईसीएसई बोर्ड। इस तरह की जो बुक हो उसको आप उठाइए और वो बच्चे को पढ़ाइए। अगर आप नहीं पढ़ा सकते, आप उसकी ट्यूशन लगवा दीजिए। देखिए, कोई भी आपके पास क्लास है, मैं फिर से उसी बात पे आता हूं, कभी भी बच्चा एक बुक से नहीं सीखता। कभी भी बच्चा एक बुक से नहीं सीखता, बच्चे को कम से कम 2 बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। जैसे अगर हायर क्लासेस की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, एनसीईआरटी बच्चा पढ़ता है, उसके साथ साथ आरडी शर्मा पढ़ता है। ठीक है, तो एक बुक से काम नहीं चलेगा, 2 बुक आपको जरूर पढ़ानी पड़ेगी बच्चे को। वो 2 बुक कौन कौन सी हैं? नंबर 1 वो बुक जो स्कूल के अंदर लगती है, नंबर 2 बुक आईसीएसई लेवल की। राइट, तो पहला जो आपको ध्यान रखना है अब से या नेक्स्ट सेशन से, बच्चे को आईसीएसई लेवल की बुक जरूर पढ़ानी। ठीक है, दूसरी जो बात है, दूसरी बात है कि जो बच्चे की आपका सिटिंग आवर है वो बच्चे का इंक्रीज करना पड़ेगा, सिटिंग आवर। और ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये ग्रेजुअली प्रोसेस है। ठीक है, धीरे धीरे ये प्रोसेस डेवलप होती है। बच्चे का आपको सिटिंग आवर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, सिटिंग का आप कैसे इंक्रीज करेंगे कि जैसे बच्चा 8 से 2 बजे तक स्कूल में गया, बच्चा आया, हो सकता है कि बच्चे की हैबिट क्या है कि वो आते ही खाना खा के सीधा प्लेग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, फिर शाम को आया, सिर्फ और सिर्फ होमवर्क किया, कुछ नहीं किया, उसके बाद डिनर किया, सो गया, या टीवी देखा, सो गया। तो उस हैबिट को थोड़ा थोड़ा हमें चेंज करना है। बच्चे की सिटिंग आधे घंटे से 1 घंटा, 1 से 2 घंटा, मतलब अगर मैं मान के चलूं क्लास 2 क्लास 3 का बच्चा, तो उसकी जो आप सिटिंग आ रहा है वो जैसे नॉर्मल स्कूल के जो वर्किंग डेज है उसके अंदर आप 2 से 2.5 घंटे की जरूर रखिए, अदर देन स्कूल आवर्स, स्कूल आवर्स से अलग पढ़ाई के लिए। ठीक है, आपने 2-2.5 घंटे बच्चे की सिटिंग का रख दिया, सफिशियंट हो जाएगा वो, बट वो 2 से 2.5 घंटे बेनिफिशियल होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि बच्चे ने 2-2.5 घंटा पढ़ा, बीच में जी मेरा फ्रूट ब्रेक है, मैं लंच ब्रेक करता हूँ, मैं सुसु गया, मैं पोटे गया। छोटे छोटे बच्चे करते रहते हैं, हमारे भी करते हैं ऐसे। ठीक है, कि अपना बस बहाना चाहिए कि क्यों कंटिन्यूस बच्चा पढ़ नहीं सकता, तो वो हैबिट हमें धीरे धीरे डेवलप करनी है। ठीक है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, अदर देन स्कूल। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, सिटिंग आवर्स इंक्रीज करते जाना। इस चीज पे हमें काम करना पड़ेगा, और अभी छोटी क्लास में हम काम कर लेंगे तो वो बड़ी क्लास में पक भी जाएगा, वो सीख भी जाएगा। अगर हम ये सोचेंगे कि बच्चा बड़ी क्लास में हो जाएगा तब हम शुरू करेंगे, उस टाइम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सिटिंग आवर। तीसरे में बात करता हूँ राइटिंग हैबिट। राइटिंग हैबिट, लिखने की जो आदत है, राइट, लिखने की जो आदत है उस पर बच्चे का काम करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो है लिखने से बचता है। बच्चे की जो हैबिट है वो लिखने से बचती है, मैं लिखूं ना, बस ओरल पूछ लो, जो मर्जी पूछ लो, मेरे को लिखना ना पड़े।
ठीक है, तो इस हैबिट से भी बच्चे को छुटकारा दिलाना है। ये सारी हैबिट जो है, गुड हैबिट जो है, जो एक जरूरी है, एसेंशियल है आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। ओग्रू स्कूल का एग्जाम तो इनिशियल स्टेज का है, ठीक है। इसके बाद बच्चा जाएगा मिलिट्री स्कूल के फॉर्म भरता है, उसके एग्जाम देता है, उसके बाद आपका सैनिक स्कूल के फॉर्म भरता है, RIMC के फॉर्म भरता है, NDA के फॉर्म भरता है, IIT JEE के फॉर्म भरता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्स में ये सारी बातें कॉमन है कि इन सब के अंदर ICSE की बुक पढ़नी है, इन सब के अंदर सिटिंग आवर इंक्रीज करनी है, इन सब के अंदर आपको राइटिंग हैबिट इंक्रीज करनी है, इन सब में ये चीज कॉमन है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉमन है हर एक एंट्रेंस के लिए, और इनकी हैबिट हमें छोटे बच्चों से ही डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। लिखने की आदत जो है वो बच्चे को इंक्रीज करनी की, आप लिखो, ज्यादा से ज्यादा लिखो, जितना ज्यादा लिख सकते उतना ज्यादा लिखो। आपको पता होगा ओग्रू स्कूल के अंदर एक सेक्शन आता है, उसके अंदर पैराग्राफ राइटिंग आता है, बच्चे को 60 to 75 वर्ड से एक पैराग्राफ लिखना होता है, और वही पैराग्राफ जब 4th क्लास में या 5th क्लास में जाता है तो वो 200 वर्ड्स का हो जाता है। क्यों? बच्चे की रिटन हैबिट वो चेक करते हैं कि लिखना कितना आता है बच्चे को, क्योंकि लिखेगा जब तो उसका स्पेलिंग भी ठीक होगा, उसका जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो भी पता चलेंगी, तो उन पे काम करना पड़ेगा। तो इसलिए रिटन हैबिट पे काम करना है, रिटन हैबिट इंक्रीज करनी है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा लिखे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगा, हालांकि ये आज की लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, अगर ऐसे बहुत से पॉइंट है। अवॉइड टीवी एंड मोबाइल। छोटा बच्चा है, उसको टीवी और मोबाइल से दूर रखना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। बच्चे को आपको हर एक तरह की डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं क्रिएट करनी, ठीक है। बच्चा टीवी देख रहा है, बिल्कुल नहीं, मतलब ही नहीं टीवी देखने का, एंगेज करो उसको। देखो, फादर और मदर में से किसी एक बच्चे को अपने बच्चे के साथ एंगेज होना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि फादर अपने बिजनेस पे है, मदर अपने अनुपमा सीरियल में है और बच्चा अपने मोबाइल में है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको पहले भी एक बात बताई थी, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो वो सिर्फ बच्चे का नहीं होता, वो पेरेंट्स का भी होता है, पेरेंट्स को भी इसमें एंगेज होना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि बच्चे को टीवी और मोबाइल से दूर रखना है। आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, मान लो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को स्टडी मटेरियल चाहिए, वो भी किसी देखेगा, मोबाइल से देखेगा। पेरेंट्स देख सकते हैं मोबाइल, बच्चे को मोबाइल ही दिखाना, ठीक है। नोट्स बच्चे को आप लिखवाओ, आप प्रिपेयर कराओ, आप उसको वीडियो अपने सामने बैठा के दिखाओ, क्योंकि बच्चे का नहीं पता एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे ने जब वीडियो देखनी शुरू की तो यूट्यूब में क्या होता है कि नीचे और अदर ऑप्शन आ जाते हैं और वो ज्यादा फैंटेसी क्रिएट करते हैं। बच्चे ने ऊपर देखा ओग्रू स्कूल की वीडियो, नीचे कुछ और आ गया, बच्चे को वो कलरफुल था, वो अच्छा लगा, उस पर क्लिक कर दिया, वो आगे से आगे, आगे से आगे, यू मे नो, यू मे लाइक दिस, यू मे लाइक दिस, वो आगे से आगे आती जाती है वीडियो, बच्चा शुरू कहीं जाना कहीं और जाता है, चला कहीं और जाता है, क्योंकि बच्चे में डिसिप्लिन नहीं है, उसमें क्रिएट करना है। तो इसलिए अपने बच्चे को टीवी और मोबाइल से दूर रखना है। तो फिलहाल आप इन 4 हैबिट पर काम कीजिए, धीरे धीरे हम और भी अच्छी अच्छी आप आदतें बताएंगे, क्योंकि ये आदतें बच्चे को अभी हमें डेवलप करनी है इसी स्टेज पे, छोटे स्टेज पे, ठीक है। तो ये कुछ एक अच्छी इंफॉर्मेशन थी। चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास के अंदर आज हम लेके आए सोशल साइंस की क्लास। सोशल साइंस की क्लास के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेजेस का। देखो, स्टेट और इट्स कैपिटल, ये मैंने आपको बताया था 15 से 16 स्टेट जो है वो आप लर्न कर लीजिए, उनकी कैपिटल लर्न कर लीजिए, ठीक है। उससे क्या है कि बच्चे को थोड़ा, क्योंकि 28 स्टेट्स अराउंड है सारे के सारे, इस बार बच्चे ने 15 स्टेट याद कर लिए। क्लास 3 में जब बच्चा आएगा, क्लास 4 के जब एग्जाम देगा तो सारे के सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज लर्न कर लेगा, ठीक है। तो 50% काम तो उसका क्लास 2 में जैसे है, क्लास 3 के लिए अपियर हो रहा है, उसमें खत्म कर दो, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं लैंग्वेज का। टॉपिक है स्टेट एंड इट्स लैंग्वेज। स्टेट एंड इट्स लैंग्वेज, ठीक है। यहां पर स्टेट की बात कर लेते हैं और यहां पर लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। ये मैंने टॉपिक क्यों शुरू किया, क्योंकि एक बार क्लास 3 के अंदर ओग्रू स्कूल जब एग्जाम हुआ था तो एक टॉपिक आया था, क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ गोवा, ठीक है। तो वहां से मुझे लगा कि यार ये टॉपिक है, बन सकता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज जो होती है उनके बारे में टॉपिक बन सकता है। ये कोई भी स्टेट उसके बारे में कैपिटल आपको लर्न करनी है, उसका डांस आपको लर्न करना है, उसकी लैंग्वेज आपको लर्न करनी है। डांस भी बुक के अंदर है, कैपिटल भी बुक के अंदर है, लैंग्वेज बुक के अंदर नहीं है। लैंग्वेज का क्वेश्चन आया, तो इसलिए मैंने सोचा लैंग्वेज की वीडियो बनाऊं मैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं स्टेट एंड इट्स लैंग्वेज। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले जो सिंपल सिंपल हमारे पास स्टेट और लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। पहली हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब, राइट। पंजाब की जो लैंग्वेज है वो है पंजाबी।
पंजाब की लैंग्वेज क्या है? पंजाबी। सिंपल सिंपल, जो आपको मतलब स्टेट का नाम से ही डायरेक्ट याद हो जाए, ऐसे की लैंग्वेज याद करनी है। उसके बाद से उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा की क्या है? उड़िया। उड़ीसा की लैंग्वेज क्या है? उड़िया। उसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु। मैं पहले आपको जो करवा रहा हूँ वो आसान आसान स्टेट की लैंग्वेज करा रहा हूँ कि आपको बच्चे को स्टेट का नाम पढ़ा उसी से लैंग्वेज याद होगी। पंजाब से पंजाबी, उड़ीसा से उड़िया, तमिलनाडु पहली पढ़ो तमिल। ठीक है, तो लैंग्वेज कौन सी आ गई? तमिल आ गई। तमिलनाडु की लैंग्वेज कौन सी है? तमिल। उसके बाद गुजरात। गुजरात की लैंग्वेज कौन सी है? गुजराती। गुजरात की लैंग्वेज है गुजराती। उसके बाद मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर की लैंग्वेज कौन सी है? मणिपुरी। मणिपुर की लैंग्वेज है मणिपुरी। उसके बाद तेलंगाना। तेलंगाना, देखो तेलंगाना में तेल से आपको पता चला तेलुगु। तेलंगाना तेलुगु, इस यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हो तेलंगाना का तेलुगु। थोड़ा बच्चों को कनेक्ट करके बताओगे ना तो वो ज्यादा आसान रहता है कि लैंग्वेज किस तरह से कनेक्ट करनी है। अब तेलंगाना, तेलंगाना पहले किसके अंदर था? पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर था। ठीक है, आंध्र प्रदेश से फिर उसको कट काट के तेलंगाना बनाया था। तो जो लैंग्वेज तेलंगाना की वही लैंग्वेज आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की भी लैंग्वेज क्या है? तेलुगु है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज क्या है? तेलुगु है। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, तो बंगाल से बंगाली। बंगाली। ठीक है, तो ये आपके पास लैंग्वेज है। अभी सारी स्टेट नहीं हुई है, मैंने सिर्फ अभी वो लिखवाई है जिनका मतलब स्टेट से डायरेक्ट पता चला। पंजाब पंजाबी, उड़ीसा उड़िया, तमिलनाडु का पहला उठा लिया तमिल, गुजरात से गुजराती, मणिपुर से मणिपुरी, तेलंगाना में तेल और जी लगा है तो तेलुगु। ठीक है, तेलंगाना किससे निकला था? आंध्र प्रदेश से। तो जो लैंग्वेज तेलंगाना की वही आंध्र प्रदेश की, दोनों की लैंग्वेज तेलुगु है। वेस्ट बंगाल, बंगाल से बंगाली। ठीक है, तो ये लैंग्वेज जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लैंग्वेज जो है वो बड़ी आसान है, मतलब सीधा स्टेट से आप कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे करते हैं जो लैंग्वेज स्टेट से कोरिलेट नहीं है उसमें आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सर्व कर रहा हूँ। 8 लैंग्वेज, 8 स्टेट की हमने लैंग्वेज कर ली है। उसके बाद 9th पे चलते हैं। अब बात करते हैं वो स्टेट्स जिनका वो लैंग्वेज उनका स्टेट से नाम से नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोवा, ये आपका एग्जाम में भी आया था। गोवा की लैंग्वेज है कोंकणी। गोवा की लैंग्वेज क्या है? कोंकणी। ये लर्न करनी पड़ेगी, ये इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। उसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की लैंग्वेज क्या है? एम से महाराष्ट्र और एम से मराठी। एम से मराठी, महाराष्ट्र की मराठी। उसके बाद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, अगर जम्मू की आ जाए तब भी और अगर कश्मीर की जाए तब भी, तो कश्मीरी इसकी लैंग्वेज है। कश्मीरी, कश्मीरी। उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज क्या है? हिंदी। उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज क्या है? हिंदी। उसके बाद कर्नाटका।
कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका की लैंग्वेज क्या है? के फॉर कर्नाटका, के फॉर कन्नड़। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रख सकते हो। तो कर्नाटका की लैंग्वेज क्या है? कन्नड़। उसके बाद केरला, केरला की लैंग्वेज क्या है? मलयालम। केरला की लैंग्वेज क्या है? मलयालम। उसके बाद असम, असम, असम की लैंग्वेज क्या है? असामीज, ASSAMES, असामीज। उसके बाद सिक्किम, लद्दाख, लद्दाख, इसकी लैंग्वेज क्या है? लद्दाखी, LADAKHI, लद्दाखी। ठीक है, तो देखिए मैंने जब आपको स्टेट और कैपिटल करवाया था तो मैंने उसमें भी अराउंड आपको 16 स्टेट्स और उसकी कैपिटल करवाई थी। आज मैंने लैंग्वेज का जो टॉपिक था इसमें भी मैंने आपको 16 स्टेट्स करवाई हैं। तो 16 स्टेट्स की लैंग्वेज और 16 स्टेट्स की कैपिटल आप बच्चों को इतना लर्न करा दीजिए, अभी क्लास 2 में बच्चा है, वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक करते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो भी अच्छा टॉपिक है, वो टॉपिक है डेट्स का। किस डेट को कौन सा डे होता है? इसका टॉपिक का नाम लिखा है स्पेशल डेट्स। टॉपिक का नाम क्या लेते हैं? स्पेशल डेट्स, स्पेशल डेट्स। तो यहाँ जाएगा डेट और यहाँ जाएगा डे। किस डेट को कौन सा डे होता है? ठीक है, जैसे जो बच्चा क्लास 1 में होता है ना, क्लास 1 के अंदर आता है, उसके अंदर सिर्फ 3 डेट्स और डे सिखाई जाती है। कौन कौन सी? रिपब्लिक डे 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। सिर्फ 3 आपके पास डेट्स और डे होती हैं जो सिखाई जाती हैं। क्लास 2 के अंदर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लेकिन हमें ओपन स्कूल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, तो हम इसमें काफी सारे जो डेट्स और डे हैं वो लर्न करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने कई बुक्स देखी हैं जो उसके अंदर पूरे 2-2 पेज के, 3-3 पेज के, पूरे साल के काफी सारे दिए होते हैं। तो क्लास 2 के लेवल के बच्चे को इतना लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने एक सिलेक्शन की है, मॉडरेट है, ना ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा है, बच्चे उसको आसानी से लर्न कर लेगा। मैं जो काम करवाता हूँ ना, देखिए मैं वो काम करवाता हूँ कि जो बच्चा उसको इजिली लर्न कर सके। जहां पर मुझे लगता है कि बच्चा लर्न नहीं कर पा रहा है तो मैं बच्चे पे प्रेशर अप्लाई नहीं करता, मैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे को वहीं रोक देता हूँ कि ठीक है आप इतना ही लर्न कर लीजिए। क्योंकि हर एक बच्चे का अपना माइंडसेट है, तो उसको जितना लर्न हो सकता है उतना ही लर्न करवाना है। ज्यादा मतलब रिवीजन ज्यादा करवाइए कि वो जो चीज उसने लर्न किया वो अच्छी तरह लर्न कर ले, बजाय कि हम नया बहुत कुछ लर्न करे जा रहे हैं और याद बच्चे को कुछ नहीं हो रहा, उसका बेनिफिट नहीं है। तो डेट पर डे की बात करते हैं। पहली डेट है 15 जनवरी। 15 जनवरी, 15 जनवरी को क्या होता है? 15 जनवरी को होता है आर्मी डे, आर्मी डे। 15 जनवरी को हो गया आर्मी डे। उसके बाद 26 जनवरी, 26 जनवरी ऑब्वियस है, 26 जनवरी को क्या होता है? रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। देखिए आपको ना दोनों तरफ से बच्चे को याद करा दे कि क्वेश्चन आ गया 15 जनवरी को कौन सा डे होता है? आर्मी डे होता है। पूछ लिया आर्मी डे कब होता है? आर्मी डे कब होता है? 15 जनवरी को। तो दोनों तरफ से याद करना है विद स्पेलिंग, स्पेलिंग के साथ। रिपब्लिक की स्पेलिंग बच्चे को आनी चाहिए। उसके बाद थर्ड आता है 28 फरवरी। 28 फरवरी, 28 फरवरी को होता है नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे। उसके बाद फोर्थ आता है 8 मार्च, 8 मार्च। 8 मार्च को क्या होता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे।
इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है? 8 मार्च। नेशनल साइंस डे कब होता है? 20 फरवरी। तो दोनों तरफ से बच्चों को याद करना। उसके बाद है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल 7 अप्रैल को क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे। और एक बात और है, जो बच्चों ने अब लर्न कर लिया है, ठीक है, टॉपिक आपके मोस्टली यही चलेंगे अगली क्लास में भी। फोर्थ क्लास में जाएगा बच्चा, थर्ड क्लास में, फिफ्थ क्लास में, टॉपिक यही होते हैं, बट एडिशन चलता रहता है। जैसे मान लो स्टेट एंड कैपिटल है, टॉपिक तो वही रहेगा स्टेट एंड कैपिटल का। वो जो बच्चे ने पहले अभी 16 लर्न किए हैं वो जाके 25 28 इतने हो जाएंगे, ठीक है। इन द सेम मैनर लैंग्वेज की जो बात आई है वो इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली जो आपके डेट्स एंड डे है, ये मान लो इस बार 10 याद किए हैं, 15 याद किए हैं, वो अगली बार 25 लर्न करने पड़ जाएंगे। तो टॉपिक वही रहते हैं, वो एक्स्ट्रा इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। इसलिए बच्चे को कैच करके रखना है, पढ़ के रखना है और कंटिन्यूअस उसमें इंप्रूवमेंट करते जाना। 7 अप्रैल हो गया वर्ल्ड हेल्थ डे। उसके बाद है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल 22 अप्रैल को क्या होता है? अर्थ डे। अर्थ डे 22 अप्रैल को अर्थ डे। उसके बाद 7th है 5 जून। 5 जून 5 जून को क्या होता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। उसके बाद 15 अगस्त। 15 अगस्त 15 अगस्त को होता है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। 15 अगस्त को क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो ये भी 8 किए भी और भी करेंगे, आज का स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो 15 अगस्त के बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास है 5 सितंबर। 5 सितंबर क्या होता है? टीचर्स डे। टीचर्स डे। उसके बाद 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डे। यूनाइटेड नेशंस डे। देखो यूनाइटेड नेशंस डे जो है, इसका मुझे थोड़ा याद आया, सिंबल भी आते हैं एग्जाम में कई बार ना। आजकल तो खासतौर पे पिछले 2 साल से पिक्चर और उसका मीनिंग वो ज्यादा आ गया है। तो यूनाइटेड नेशन का सिंबल बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंबल जरूर एक बार देखना कि ये सिंबल किस चीज का है। तो सिंबल यूनाइटेड नेशन का होता है। जैसे 5 रिंग्स आ गए, ठीक है। 5 रिंग्स ये किसके सिंबल है? ये किसका सिंबल है? ये ओलंपिक का सिंबल होता है। ऐसे ही एक आपके पास आइडल होती है जिसके एक हाथ में वो तराजू होता है और दूसरे में तलवार होती है, वो किस चीज का सिंबल है? वो जस्टिस का सिंबल होता है। तो वो जो सिंबल्स हैं वो थोड़ा जरूरी लर्न कर लेना। मुझे थोड़ा यूनाइटेड नेशन जैसे याद आया, यूनाइटेड नेशन का भी जो सिंबल होता है वो बच्चों को दिखा के कि ये देखो चाहे किसका सिंबल है, यूनाइटेड नेशन का सिंबल है। तो सिंबल्स भी बच्चों को लर्न करवाने हैं कि ये सिंबल किस चीज का है। खासतौर पे अगर पिछले 2 साल की बात करें तो ट्रैफिक सिग्नल के बहुत आ रहे हैं सिंबल, ठीक है। तो ट्रैफिक सिग्नल के जो सिंबल्स हैं वो आप करा दीजिएगा बच्चों को। 24 अक्टूबर था यूनाइटेड नेशंस डे। इसके बाद है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर किसका होता है? गांधी जयंती। गांधी जयंती। गांधी जयंती। उसके बाद 14 नवंबर। 14 नवंबर 14 नवंबर को जो 14 नवंबर को जो होता है चिल्ड्रंस डे होता है। चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे
चिल्ड्रंस डे किसके उसमें होता है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पे होता है। चिल्ड्रंस डे पे 14 नवंबर पे क्वेश्चन बन जाता है कि 14 नवंबर को कौन सा डे है? चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे को किसका बर्थडे था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो इस तरह से जो इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है वो साथ साथ करते चलने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा चिल्ड्रंस डे। उसके बाद है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर 4 दिसंबर को होता है नेवी डे। 4 दिसंबर को होता है नेवी डे। और उसके बाद है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर 25 दिसंबर को क्या होता है? 25 दिसंबर को होता है क्रिसमस डे। क्रिसमस डे। ठीक है, तो ये तो वो है जो मैंने करवाए हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा होमवर्क भी देता हूँ। आज मैं फर्स्ट टाइम होमवर्क दूंगा बच्चों को, वो करना है। ऐसा नहीं कि नहीं करना, होमवर्क जो मैं दूंगा वो बच्चों को करना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे करवाता हूँ। होमवर्क में एक तो आपको ये बताना है कि योगा डे कब होता है। ठीक है, एक तो आपको बताना है योगा डे कब होता है। दूसरा आपको बताना है इंजीनियर्स डे कब होता है। इंजीनियर्स डे कब होता है। तीसरा देखो, मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर्स आपके पास आता है, तो अभी उनका जो एग्जाम है 29 जनवरी, उससे पहले कौन सा फेस्टिवल आएगा हिंदू का? लोहड़ी। तो लोहड़ी भी बच्चे को आपने, क्योंकि ये आपका फिक्स है, ठीक है, कि लोहड़ी जो होती है वो 13 जनवरी को होती है, तो ये फिक्स है, ये बच्चे को आना चाहिए। 4th मकर संक्रांति, उससे पहले बस जो आएंगे वो कर लेना, वो करंट अफेयर्स मार के कर लेना उसको। ये सारे सारे क्या है? हिंदू फेस्टिवल है। लोहड़ी हो गई, मकर संक्रांति हो गई, योगा डे हो गया, इंजीनियर्स डे हो गया। तो ये जो 3-4 आपके पास है, ये आपको करने हैं। तो आज हम अपना 2 क्लास हमने की है। एक क्लास हमने की है लैंग्वेज की, स्टेट लैंग्वेज। एक हमने की है स्पेशल डेट्स और डे की। ठीक है, तो आपने बच्चे को कंटिन्यूस इसको लर्न करते जाना है, कराते जाना, बच्चे को मेहनत कराते जाना। देखो, मेहनत में का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, और शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाना। बच्चे को अपना कंटिन्यूस डेली आप पढ़ाइए बच्चे को, डेली उसको स्कूल का भी वर्क कराना है, और उसको जो प्रिपरेशन, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन, ये भी करानी है। और ये मोमेंटम मैं बताऊं आपको सिर्फ इसलिए नहीं करना कि एग्जाम दिलाना है, एग्जाम तो है पार्ट है। ठीक है, बच्चे की नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए भी ये काम करना है। तभी मैं सबको यही बोलता हूँ कि जिन बच्चों ने, जिन पेरेंट्स ने फॉर्म भरा है वो भी, और जिन पेरेंट्स ने बच्चों का फॉर्म नहीं भरा है वो भी वीडियोस मेरी जरूर देखें और नॉलेज बच्चे की गेन कराएं, क्योंकि नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्म जरूर भरे, बच्चे को एग्जाम दिलाने जरूर लेके जाएं, बच्चे को माहौल दिखाएं कि देखो ये आपकी असली दुनिया है। देखो, स्कूल का और जो बाहर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसका मैं क्लियर डिफरेंस बता देता हूँ। स्कूल के अंदर क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक कोई बच्चा फेल नहीं होता। ठीक है, बच्चा क्लास 1 में है, उसने कैसा मर्जी परफॉर्म किया क्लास 2 में जाएगा। क्लास 2 का बच्चा जैसा मर्जी परफॉर्म किया क्लास 3 में जाएगा। 3 वाला 4 से, 4 वाला 5 से, 5 से वाला 6 से, 9th क्लास तक ऐसे ही चलेगा। जब 9th क्लास में जाके बच्चा 10th में जाता है और उसका बोर्ड का क्लास है, तब जाके उसको पता चलता है कि मुझे तो 5th क्लास का भी नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए असली जिंदगी क्या है? असली जिंदगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की है। जहां पर आपने परफॉर्म किया देन यू आर इन, अदरवाइज यू आर आउट। ठीक है, तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में जाइए, उस दुनिया में गहराई तक जाइए। जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्म भरना पड़ेगा, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन सेंटर तक जाना पड़ेगा। वो असली दुनिया है जहां पे आपकी असली वैल्यू, असली नॉलेज चेक होती है। स्कूल के एग्जाम जरूरी है, मैं मानता हूं, स्कूल में जाना है, एग्जाम जरूरी है, बुक्स जरूरी है, परफॉर्म करना जरूरी है, लेकिन असली परफॉर्मेंस चेक कहां पर होती है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहां से शुरू होता है? क्लास 2 में जो बच्चा है उसके लिए पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है और ग्रुप स्कूल का क्लास 3 के लिए। तो बस जैसे बच्चा क्लास 2 से हुआ और मतलब ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत सारे। आपको हर साल बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, हर साल। बेशक बच्चे का आपने एडमिशन कराना है या नहीं कराना है, लेकिन एग्जाम जरूर दिलाना है, फॉर्म जरूर भरना है, प्रिपरेशन जरूर करनी है।
ठीक है, तो ये कुछ एक आपको एथिक्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे, आपको स्मार्ट पेरेंट्स बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको जैसे पता है कि हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का जमाना आज की डेट में, तो इसी तरह पेरेंट्स को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। देखो स्मार्ट पेरेंट्स क्या होता है, स्मार्ट पेरेंट्स वो होता है जिसको किसी एकेडमी से मतलब नहीं होता, उसको अपने बच्चे के लिए जहां से नॉलेज मिल जाए वो वहां से ले लेगा। ठीक है, ऐसा ही हम भी करते हैं एज ए पेरेंट। एज ए पेरेंट हम भी ऐसे ही करते हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हो सकता है कि कोई एकेडमी है, देखो एकेडमी ऐसी भी है जो हमसे ऊपर है, एकेडमी ऐसी भी जो हमसे नीचे है। तो जो एकेडमी हमसे ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पर फॉर एग्जाम्पल मॉडल टेस्ट पेपर डाल रखे हैं, मॉक टेस्ट पेपर डाल रखे हैं, सैंपल पेपर डाल रखे हैं, तो हम वहां से डाउनलोड करते हैं। एज ए स्मार्ट पेरेंट हम ये नहीं बोलते कि नहीं 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 ये मेरी एकेडमी का नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि आप लोग भी जो नॉलेज मुझसे मिले मुझसे लीजिए। अगर आपको कोई नॉलेज कहीं किसी और एकेडमी से मिलती है, किसी और एकेडमी की वेबसाइट से मिलती है, वो शेयर कीजिए, वो लीजिए, बच्चे को कराइए। आपको तो बेसिकली बच्चे को प्रैक्टिस करानी ना। ठीक है, कहीं से भी मिले मटेरियल, बच्चे को मटेरियल लीजिए, प्रैक्टिस कराइए। ठीक है, तो आपको भी स्मार्ट पेरेंट्स बनना पड़ेगा, तभी बच्चा भी स्मार्ट बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल आएंगे फिर अगली क्लास के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।